हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी? कल सीटेट का एग्ज़ाम है आप लोगों के लिए। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छा परफॉर्म करो, अपने एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आओ। और एसएससी की आज ये लास्ट क्लास है हमारी, और इसके अंदर हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे काफ़ी हेल्प देंगे आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव, पूर्वाग्रह को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या इसके द्वारा किया जा सकता है कि मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि उनकी बातों पर ध्यान न दे क्योंकि बच्चे एक न एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि सामाजिक वास्तविकता, एक जो हमारा सोशल रियलिटी होती है, उसके विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि संविधान के आमुख को प्रदान करके, जो संविधान के अंदर चीज़ें लिखी गई है उसकी बातों को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ों को उनको समझाया जाए। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? व्हेन इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट डन? तो क्या आंसर इसका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सत्र के अंत में किया जा सकता है। क्या नई इकाई को पढ़ाने से पहले किया जा सकता है? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जा सकता है, ड्यूरिंग टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? तो क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि इकाई के अंत में किया जा सकता है, कोई भी जब यूनिट पढ़ाई जाती है उस यूनिट के बाद में किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट है। क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान लगातार जैसे जैसे हमारे टीचिंग प्रोसेस चलता रहता है तो उसी दौरान पे रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि संकलनात्मक, जो संकलनात्मक हमारा मूल्यांकन होता है वो कब किया जाता है? वो किया जाता है हमारा परीक्षा के बाद में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पूरा का पूरा अंतिम लास्ट के टाइम में वो होता है संकलनात्मक। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र, मतलब ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं ना कि जो एसएसटी के अंदर उच्च प्राथमिक स्तर है तो इसके अंदर जो भूगोल है और अर्थशास्त्र को जो शामिल किया गया एक दूसरे के साथ में, उससे क्या सहायता मिल सकती है हमें? तो ऑप्शन नंबर जैसे फर्स्ट है कि पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि बहुलवादी को समझाया जा सकता है ना? उसके अलावा ऑप्शन नंबर थर्ड है कि पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित किया जा सकता है। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि संसाधनों के इष्टतम नियम या नियतन को समझाया जा सकता है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है। क्योंकि पर्यावरण के संसाधन जो हो जाते हैं हमारे, ये जो हमारे एनवायरमेंट रिसोर्सेज होते हैं, उनके विकास, उनके डेवलपमेंट के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। जैसे हमारे कोई भी रिसोर्स होता है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, डीजल हो, वगैरह हो, तो ये एक हमारे जोग्राफिकली एक हमारे सोर्सेज हैं। लेकिन अगर जब हम इनका आयात निर्यात करते हैं व्यापारिक दृष्टि से न देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में चला गया। तो ये इसीलिए ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, हमारे छठी क्लास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की और लड़के के द्वारा की गई। तो आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता के द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई थी? देखो, ध्यान रखेंगे कि छठी क्लास की जो हमारी क्लास है, मतलब वो पुस्तक है और वो इतिहास की पुस्तक है। उसका जो हर एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें एक युवा लड़की और लड़की से उसकी शुरुआत की जा रही है। तो मतलब उनका जो पहला स्टार्टिंग होती है तो वो किसी युवा लड़की या लड़के से प्रारंभ की जाती है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है निर्माता के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर जैसे फर्स्ट है हम लोग देखेंगे जरा कि दिखाना कि लड़के और लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, क्या ये सही है? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करके? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि विद्यार्थियों में पूछताछ व खोज की भावना को विकसित करके? क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट है। देखो, ये एक लगातार कंटिन्यू फटाफट चलने वाली सीरीज है हमारी। देखो, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका क्यों सही जाएगा? क्योंकि जब विद्यार्थी कहीं जगह इंटरेस्ट नहीं लेते, कहते हैं कि यार इतिहास लड़कियाँ पढ़ती हैं,
लड़कियां कहते हैं इतिहास तो लड़कों के लिए सही है। तो वो जो एक युवा लड़की और लड़कों के लिए एक जो स्टार्टिंग की जा रही है, वहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है कोई चैप्टर, तो उससे क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों में पूछताछ, वो जब रिसर्च करेंगे, पूछताछ करेंगे, खोज करेंगे, उनकी भावना विकसित हो जाएगी। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, वो है कि वृत्त आरेख। हमारा वृत्त आरेख होता है जो सर्कल होता है एक प्रकार से इस तरीके से, और उसमें आरेख बनाए जाते हैं, है ना, वो तो आपने देखे होंगे कोई आरेख ऐसा। तो जो वृत्त आरेख होता है, सरल डायग्राम, एक सर्कल डायग्राम होता है, तो उसका उपयोग क्यों किया जाता है या कहाँ पर किया जाता है? क्यों? तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट देखेंगे ज़रा, कि ऐतिहासिक अवधि की विशेषता को दर्शाने के लिए। ऐतिहासिक जो अवधि होती है हमारी, जो भी जैसे पीरियड्स होते हैं हमारे, जैसे मौर्य डायनेस्टी का है, गुप्ता डायनेस्टी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं मगध डायनेस्टी है, तो उनका जो एक हमारा अवधि है ना, तो ऐतिहासिक अवधि की विशेषता को दर्शाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए किया जा सकता है? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा समग्र के संबंध में, मतलब होल, वो जो पूरा का पूरा संबंध होता है किसी भी एक मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए? या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए? देखो यहाँ पर बात की जा रही है, जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल राइट जाएगा इसमें, क्योंकि जो हमारा एक समग्र होता है, पूरा का पूरा जो भी कोई कार्य था, कोई प्रोसेस था एक साल का, तो उस एक साल के लिए, या फिर कोई 10 साल का या 5 साल का जो भी कोई प्रोसेस था, तो समग्र होना चाहिए। समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, कोई भी एक मूल्य था उसको प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। तो संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है, मतलब इनमें से किसके लिए अनुपयुक्त है हमारा ऑपरेशनल असेसमेंट? तो क्या इसका सही आंसर होगा? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि ग्रेड का निर्धारण करना। देखो ग्रेड का निर्धारण किया जाता है हमारा, क्योंकि लास्ट टाइम में संक्रियात्मक होता है हमारा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है कि प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, ये भी सही है। जो भी प्रस्तावित सत्र है हमारा, उसके अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है वही हमारा संक्रियात्मक मूल्यांकन कहला रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। देखो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो संक्रियात्मक मूल्यांकन होता है ये लास्ट में किया जाता है किसी सत्र के, है ना। तो इसका सही आंसर जो हमारा, देखो लास्ट में किया जाएगा तो ग्रेड भी निर्धारित की जाएगी, लास्ट में किया जाएगा तो प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन हो रहा है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ भी इसका सही है हमारा, क्योंकि विद्यार्थी जो है सीखने का सारांशीकरण करना, है ना, विद्यार्थी सीखने का सारांशीकरण करना, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका गलत जो आंसर है वो हमारा थर्ड नंबर का आंसर इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुपयुक्त पूछा गया था, ऑपरेशनल असेसमेंट का अनुपयुक्त, है ना, वो कौन सा है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की। ओके, अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया महत्वपूर्ण, कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? तो शिक्षार्थी की सांस्कृतिक कल्चरल कैपिटल कौन बनाता है? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि शिक्षार्थी द्वारा इस्तेमाल किए गए या इस्तेमाल के लिए उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण? या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि? या ऑप्शन नंबर फोर्थ है स्थानों की संख्या जिनका विद्यार्थी ने भ्रमण किया है? देखो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृतिक पूंजी जो बनाते हैं, जो कल्चर में रंगते हैं बच्चे, वो किससे रंगते हैं? क्योंकि जब वो परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि के अंदर रहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो होगा हमारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग करता है तो वह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर, जैसे कि हम लोग बात करें आपसे कि यहाँ पर पाठ को भागीदारी दिलचस्प बनाने के लिए। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने के लिए? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ाना? क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान देना? देखो यहाँ बात की जा रही थी क्वेश्चन के अंदर कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ना अवधारणाओं को स्पष्ट किया, कंसेप्ट को स्पष्ट करते हुए समय, तो एक शिक्षक जो है उनके व्यक्तिगत अनुभव, जो उनका इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उसका प्रयोग करता है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वह उनकी स्थानीय वास्तविकता, क्योंकि वो जो स्थानीय वास्तविकता ही तो है, पर्सनल इंडिविजुअल जो है, और उसको वो वैश्विक संदर्भ के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। नंबर नेक्स्ट बात करें हम लोग क्वेश्चन की, तो वो है कि
शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। देखो, जो शिक्षक शिक्षा के दौरान जो हमारा एक टीचिंग प्रोसेस के दौरान जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, हमारा जो माइक्रो टीचिंग होती है, तो माइक्रो टीचिंग निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करती है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि शिक्षक प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करें। ये ऑप्शन नंबर सेकंड है कि ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थी की भूमिका निर्वाह कर रहा है। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि हमारा छोटे समूह में शिक्षार्थियों को पढ़ाना। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा कि एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर बहुत अच्छी खासी बात बोली गई है, क्योंकि ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना, जब हमारे बीएड में बीटीसी में वो होता है, क्या बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग होती है, तो ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थी की भूमिका निर्वाह कर रहे हों। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, मतलब डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग विल इंक्लूड इन सोशल साइंस क्लास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण को शामिल किया जाता है, तो क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट देखें इसमें, तो वो है शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध करना। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करना। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि शिक्षार्थी की त्रुटि को में तुरंत सुधार करना। तो तुरंत तो सुधार नहीं होता भाई, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कठिनाई विशेष की पहचान करना, जो उनकी कठिनाई है उनकी पहचान करना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है ना। तो ये इसका सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा क्यों किया जा सकता है कि शिक्षार्थी के व्यवहार को इनमें शामिल किया जा रहा है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि अकेले कार्य करने के लिए जोर देना। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभव करना। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि शैक्षिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट है। क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभव कराना, इसलिए शिक्षार्थी के व्यवहार में इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है हमारा, वो है कौन सा नियम जो है वो विनिमयों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि परियोजना कार्य को, क्या समूह चर्चा को, क्या किताब पढ़ाना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि निबंध लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। क्योंकि समूह चर्चा जब की जाती है तो ये एक ऐसा नियम है ये कि जो विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, जो एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के भाव को एक इंसान समझे फिर दूसरे वाले का पहले वाला समझे, तो इस तरीके से वो क्या है कि एक्सचेंज जिसे कहते हैं, और उनके मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। तो वो होगा हमारा समूह चर्चा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है हमारा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो अच्छा खासा प्रश्न है, देखो बहुत बढ़िया। वो है कि समता के बारे में पढ़ाने के लिए, मतलब इक्वालिटी के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी होगी। तो सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी होगी, तो वो इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्याख्यान देना। नंबर सेकंड है कि परियोजना देना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि गरीबी और पूंजीवादी के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा, वो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसका कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट है कि प्रोजेक्ट देना, कोई परियोजना देना, है ना। तो इक्वालिटी के ऊपर, कोई भी मतलब समानता के ऊपर, तो ये एक सबसे सही इसका आंसर होगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को क्या होना चाहिए या फिर किस प्रकार का होना चाहिए, ये करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है कि बहुसंख्यक की राय
को प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि विवादास्पद मुद्दों पर से बचना चाहिए। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनकी प्रतिनिधि करना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो बहुलवादी समाज है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के सामाजिक लोग इंडिया के अंदर रहते हैं। तो उनकी सामाजिक मतलब इस प्रकार में या ये जो घटना है या प्रक्रम है तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में क्यों जरूरी है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट है। सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधि करना चाहिए। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी या है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब एसएसटी में ऐसी कौन सी शिक्षण पद्धति है जो सबसे अधिक प्रभावी है, इफेक्टिव है, जिसे शिक्षकों के द्वारा इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि उदार भाव ग्रेड देना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और गतिविधियों में शामिल करना। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि गृह कार्य देना जो विचारोत्तेजन होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा सही आंसर जो इसका होगा वो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इस दा बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में एक वाली बात बोल रही है कि शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक, जो हमारा आलोचनात्मक होता है उसका और उसकी गतिविधि जो होती है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। आलोचनात्मक और गतिविधि में शामिल होना चाहिए। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात कर ले प्रश्न की, तो वो है कि एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है। कहने का तात्पर्य है कि 10 साल के अंतराल में हमें देखा कि कहाँ पर कौन कितनी वर्षा हुई है। इस साल कम हुई है, इस साल ज़्यादा हुई है, इस साल कम हो गई, इस साल फिर ज़्यादा हो गई, फिर इस साल कम हो गई, फिर इस साल और भी कम हो गई। तो ऐसे करके जो एक 10 साल का आंकड़ा है वर्षा का, तो इस वर्षा के आंकड़े को हमें किस तरीके से समझना चाहिए। तो इसके लिए कौन सी सहायक सामग्री उपयुक्त होगी। क्या वो हमारी होगी पहले वाली प्रवाह संचित विधि। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि आवर्ती बहुभुज जो हमारा ग्राफ होता है वो, क्या फिर दंड आलेख है, या फिर हमारा वेन आलेख है। देखो ये आरेख है, यहाँ पर आलेख लिखा हुआ है, आरेख होता है। तो यहाँ पर ये क्या है कि इसमें बार ग्राफ यूज़ किया जाएगा, वेन डायग्राम यूज़ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार ग्राफ। बार ग्राफ जो हो जाता है एक प्रकार से इस तरीके से दर्शाया जाता है, जिसमें हर साल एक जो आंकड़े होते हैं उसे दर्शाया जाता है कि साल ऊपर जा रहा है स्कोर, फिर दूसरे साल नीचे आ रहा है। तो इसीलिए बार ग्राफ का प्रयोग किया जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात कर ले प्रश्न की, जो हमारा एक वयस्कों के ज्ञान होते हैं हमारे, उनके महत्व को समझाने के लिए किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है। क्या संज्ञानात्मक में दिया गया, संवेगानात्मक में दिया गया, या व्यवहारवादी में दिया गया, या फिर रचनावादी में दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव जो हमारा हो जाता है, इसमें इस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया जाता है जब एक समवयस्कों के ज्ञान को समझाया जाता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात कर ले प्रश्न की। ओके ये हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बिल्कुल सही राइट हमें चुनना है इसमें कोई भी सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा कि समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि सामाजिक विज्ञान सजातीय और रीति रिवाज पर बल देता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि सामाजिक विज्ञान का विषयनिष्ठ अनुशासन है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। ये बात बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर फोर्थ की, क्योंकि सोशल साइंस इज एन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव, इट लेज द फाउंडेशन माइंड। तो ये बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात कर ले प्रश्न की, तो वो है निम्नलिखित में से कौन सा आप कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग योर पीयर इन द क्लास डिसिप्लिन फॉर लर्निंग। तो किसके लिए आप लोग समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे, इनमें से कौन सा पॉइंट।
तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारी था, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही है। नाटक ड्रामा जो है, नाटक के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिगम के अनुशासित कर सकते हैं और समझा सकते हैं बच्चों को, सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो भी हमारी सामाजिक विज्ञान की एक हमारी क्लास होगी उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे खासी तरीके से समझा सकते हैं, लर्निंग अच्छे से करा सकते हैं। तो नाटक के माध्यम से ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका समझने के लिए आप शिक्षार्थियों को निम्न में से ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। जब एक चुनाव के दौरान हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी इलेक्शन होने वाला है, उसके दौरान विभिन्न मुद्दों की भूमिका समझने के लिए आप शिक्षार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है न्यूज़पेपर के संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों के द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना, क्या ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकता और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों को प्रकारों का विश्लेषण करना। तो भाई यही आंसर हमारा सबसे बेहतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है कि प्रत्येक पार्टियों की प्राथमिकता जो है, क्या प्राथमिकता है और उनकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियाँ क्या है, तो उनके प्रकार का विश्लेषण करना। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चुनाव के दौरान जब हम लोग किसी चीज़ से डिस्कस करेंगे। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है, जो कौन सा हमारा क्रिएटिव थिंकिंग का एक एसेंशियल क्वालिटी है। तो वो क्या अभिसारी है, क्या उत्पादक है, या क्या मनन है, या निगमन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है, क्योंकि उत्पादक, देखो जब हमारे दिमाग में, किसी बच्चे के दिमाग में ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है तो उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है, वो बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं उत्पादक। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोड्यूस या प्रोडक्ट, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण होता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है हमारा कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, है ना, एसएसटी की जो कक्षा है उसकी कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, तो क्या कहा जाता है या उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या स्व आकलन सेल्फ असेसमेंट, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि केस स्टडी, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि समजातीय तकनीकी सोशियोमेट्रिक टेक्निक, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा मनोमितीय तकनीकी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट है, ये वाला तीसरे नंबर का है ना। तो समजातीय तकनीक का मतलब होता है जब हम लोग समान तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं। समजातीय मतलब जो इंसान है, इंसान के साथ रहकर एक दूसरे के प्रति एक अच्छा कार्य करेगा। तो ये एक सबसे अच्छा खासा उदाहरण है, मतलब एक सबसे अच्छा खासा आंसर है ये इस क्वेश्चन का कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा समजातीय तकनीकी। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, वो है मध्यांत अल्पाहार, जिसे हम लोग मिड डे मील कहते हैं। तो मध्यांत अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, सकारात्मक जिसे कहते हैं, यहाँ संकर लिखना, सकारात्मक प्रभाव हैं। तो वो सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, तो इनमें से ऑप्शन हम लोग छांटेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा विद्यालयों में गरीबी बच्चों के नामांकन में वृद्धि हो जाना। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि जाति पूर्वाग्रह या जातिगत पक्षपात में कमी आना, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड में बोली गई है बात कि जो गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, तो जब उनको पढ़ाई में दिक्कत होती थी क्योंकि वो खाना उनको भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता था, पोषण पदार्थ उसको या पोषक पदार्थ सही मात्रा में नहीं मिल पाते थे, तो जिसकी वजह से बच्चा कमज़ोर था, बच्चे का एक मानसिक स्तर कमज़ोर था, तो जिस वजह से वो क्या कर रहा था, पढ़ाई में कमज़ोर हो रहा था। तो अभी क्या है कि उनसे मिड डे मील मिल रहा है अच्छी खासा, तो वो क्या कर रहा है, अभी पढ़ाई में भी होशियार होता जा रहा है, अच्छा खासा सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है वो है कि चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में
मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित कर रहा है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य रहे। तो कोई यहाँ पर बात की जा रही है कि अब 1 साल का ये हमारा चित्र दिखाया गया है कि 1 साल कार्य किया है बच्चों के द्वारा या किसी मजदूर के द्वारा, है ना, किसी गांव में, लेकिन इनमें से कितने महीने ऐसे हैं जिसमें उस मजदूर ने कोई भी कार्य नहीं किया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर अगर हम लोग सेलेक्ट करना चाहें तो देखिए ज़रा, देखो यहाँ पर, यहाँ जो है ये भी कार्य किया हुआ, इस साइड में ये भी कार्य किया हुआ, ये भी कार्य किया हुआ, ये भी कार्य किया, लेकिन खाली ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है जनवरी से लेकर और इधर ये मई के महीने तक। ठीक है, तो जनवरी से लेकर मई के महीने तक खाली ग्राफ है जिसमें कोई भी रोजगार नहीं है ग्रामीणों के पास में। तो यहाँ पर कितने महीने हो गए जनवरी से मई तक, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने यहाँ पर खाली समय रहा है मजदूरों का, या ग्रामीण मतलब जो हमारे मजदूर थे कार्यरत कर रहे थे किसी काम को, तो वो 5 महीने खाली रहे हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है। तो ये थे आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो हमने डिस्कस करे, एंड आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से करेक्ट करिएगा और अच्छे मार्क्स लेकर आइएगा, एंड थैंक यू सो मच।